हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें अपरिमेय संख्या के अस्तित्व का वर्णन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे कि अपरिमेय संख्या होती क्या है ना। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दो होती है ना। ये परिमेय संख्या बोले हम। परिमेय संख्या थी वे संख्याएं जो P/Q और जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखी जा सकती हैं। क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या है ना। अब बात कर रहे हैं हम अपरिमेय संख्या की। अब अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। P/Q के रूप में ठीक, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या हम डेफिनेशन दे दी। ठीक, अब ये हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, पहले चैप्टर में एक्सरसाइज 1 में। ठीक, उसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और हमारी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सबके बारे में पढ़ाया। तो पहले उस 9th क्लास की पहले एक्सरसाइज को पढ़ना, फिर जब थोड़ा सा इसमें समझ आएगा। ठीक, अब अपरिमेय संख्या की बात करें, थोड़ा सा अपरिमेय के बारे में समझा देते हैं यहाँ पे कैसे निकलती हैं, है ना। तो हमारे पास में जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की वास्तविक संख्या होती है हमारे पास में। एक तो बिना दशमलव वाली, ठीक, और एक होती है दशमलव वाली। ठीक, अब दशमलव वाली संख्या कौन सी हो, जैसे हमारी 1 हो गई, 2 हो गई। ठीक, ये बिना दशमलव वाली संख्या है। और दशमलव वाली संख्या, और दशमलव वाली संख्या में दो प्रकार के दशमलव होती हैं। कौन कौन से? एक से होती है शांत और होती है एक अशांत। ठीक, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। ठीक, अब बिना दशमलव वाली संख्या में कौन कौन सी संख्या आ जाती है? प्राकृतिक संख्या,
जीरो भी है ना। और पूर्ण संख्या, पूर्णांक। ठीक, अब ये जितने भी हमारे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक जितने भी होते हैं, ये सब क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इनको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या होती है, परिमेय संख्या। लेकिन हमें तो क्या करना, अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना। अब दशमलव प्रसार भी दो प्रकार के होते हैं ना, कौन कौन से, अशांत दशमलव प्रसार और शांत दशमलव प्रसार। शांत का मतलब है जैसे 1.2 दे दो, 1.5। ठीक, अब ये 1 या 2 या 3 तक अपना ये पूरी विभाजित हो जाएगी किसी भी संख्या से, ठीक है, पॉइंट के बाद, तो वे कहलाएंगे शांत दशमलव प्रसार। हमने जो शांत दशमलव प्रसार है वो 9th क्लास में जब हम पढ़ा था तो p बटे q के रूप में कर लिया था उनको, p बटे q के रूप में। जब ये p बटे q के रूप में लिख गई तो ये भी क्या हो गई हमारी परिमेय संख्या है। ठीक, अब जो ये अशांत दशमलव प्रसार है वो ये भी दो प्रकार का होता है ना। कैसे, जैसे 1.12357 आगे तक ऐसे ही बढ़ता रहेगा, इसको बोलेंगे हम अशांत अनावर्ती। ठीक, और इसको बोलेंगे जैसे ये है कोई 1 2 3 3 3 पॉइंट के बाद संख्या रिपीट होने लगे, मतलब वापसी वही मिलने लगे, तो रहेगा हमारा अशांत आवर्ती। ठीक, पॉइंट के बाद तुरंत, वो पॉइंट के तुरंत बाद या एक संख्या बाद या दो संख्या बाद संख्या रिपीट होने लग जाए तो क्या रहेगा अशांत आवृत्ति। और जो रिपीट है नो आगे तक ऐसे ही कंटिन्यू बढ़ती रहे तो वो कहलाएंगे हमारी अशांत आवृत्ति। अब ये हो गई अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति का मतलब है 1.33 लिख रही है, जैसे कोई संख्या आ रही है ना जो बार बार रिपीट हो रही है, उसको हम ऐसे लिख देते थे 1.3। जो संख्या रिपीट हो रही है मतलब जो वापसी आ रही है दोबारा, उसे लिख देते हैं हम उसके ऊपर बार लगा के। बार का मतलब बार बार आ रही है वो संख्या। तो ऐसी संख्या को भी हमने p बटे q के रूप में लिख करा था 9th क्लास में। तो जो कोई p बटे q के रूप में लिख रही है वो क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। ठीक, अब यही बची जो संख्या, ये जो कौन सी अशांत अनावर्ती जो संख्या बची वो क्या कहलाएंगे हमें, हमारी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो इसलिए क्या हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। अब ये जितनी भी संख्या हमने 9th क्लास में पढ़ी थी ये तो मैंने रिवाइज किया तुम्हें है ना, कि अपरिमेय संख्या निकलती कहाँ से है, कहाँ से निकली, जो हमारा अशांत आवर्ती जो रहती है, जो संख्या पॉइंट के बाद रिपीट ना हो, ठीक, वो क्या कहलाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। एक तो ये है हमारी संख्या अपरिमेय संख्या। और कोई परिमेय संख्या लेनी चाहे, जैसे हमारी अभाज्य संख्या थी उनका गुणन को अंडर रूट में लिखें, जैसे 2 √3 5, ठीक, जो हमारी अभाज्य संख्या थी। और बोल सकते हैं जैसे अभाज्य संख्या बोल दो, और जैसे कोई जिसका हम पूर्ण वर्ग ना निकाल सकें, जैसे 6 हुई, क्योंकि ये तो भाज्य संख्या 6, तो 9 हो गई, 9 तो हमारी परिमेय संख्या क्योंकि निकाल लेंगे इसे अंडर रूट से। 12 हो गए ना ऐसे, तो उनको हम बोल सकते हैं जो अंडर रूट वाली संख्या उसको अपरिमेय बोल सकते हैं। पाई को परिमेय अपरिमेय संख्या हमारी है ना, तो ये अपरिमेय संख्या थी। ठीक,
तो इसे इसे हमारी निकली कहाँ से, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकते हैं वो कहलाएंगे हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक, वो क्या होती है, अशांत अनावर्ती। ठीक, अब ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसमें एक फिर में पहले इसको नोट करो वीडियो को पॉज करके। अब एक फिर में तो हमने पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो में देख ली थी। अब दूसरी फिर में है हमारी कि मान लीजिए फिर में है ना, मान लीजिए p कोई अभाज्य संख्या ठीक, p कोई अभाज्य संख्या है यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है। तो p a को भी विभाजित करेगी। विभाजित करेगी। और जहां ये जो हमारी a है कोई धनात्मक संख्या है ना, जहां a कोई धनात्मक संख्या ठीक, तो फिर में क्या है हमारी कि मान लीजिए p कोई अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वे तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a कोई धनात्मक संख्या। ठीक, कहने का मतलब यह है जैसे कोई संख्या हमारे पास में 3 ले लो, 3 12 के स्क्वायर को विभाजित करती है। ठीक, जो 3 12 के स्क्वायर को विभाजित करेगी तो इसलिए 3 देखो 3 चौक 12 तो 12 को विभाजित करेगी। ठीक, जैसे 3 उसने बोला है कि p कोई संख्या है तो वो a स्क्वायर को विभाजित कर दिया तो वो 3 मतलब a जो है जो a स्क्वायर है a को भी विभाजित कर देगी। बस यही है इस पर में। पहले इसको नोट करिए फिर एक क्वेश्चन करते हैं। तो यह हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये जो अपरिमेय संख्या है ये सिद्ध करनी है ना हमें, तो इसके लिए हम सिद्ध करने के लिए जो परिमेय अपरिमेय संख्या तो इसका उल्टा लेके चलेंगे हम, क्या कि मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो कैसे करेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या है तो इसलिए क्या होगा
पी बटे क्यू के रूप में होगी, और जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, है ना, तो पी बटे क्यू के रूप में होगी। अब देखियो जो पी और क्यू है, जैसे कोई हमारी ये 20/25 ले लें हम, तो इसे ऐसी कोई संख्या काटेगी, कहा 5 5 काटेगा ना, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। ठीक, अब ये क्या है, 5 5 ये जब तक काटे जो है, जब तक कोई बड़ी संख्या इसको ना काट के गई है ना, तो कहने का मतलब है कि 5 जो इनका दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड था, है ना, तो बची कैसे हमारी 4/5। अब इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, किसके अलावा, 1 के अलावा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो पी और क्यू क्या क्या हुई हमारी अभाज्य संख्या, जैसे जहां पी कॉमा क्यू अभाज्य अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब ये पी और क्यू अभाज्य संख्या होगी हमारी। अब जो कोई हमारी अभाज्य संख्या रहती है तो उसका HCF क्या रहता है हमारा, 1, इसलिए HCF पी क्यू बराबर 1। ठीक, अब जो √2 है हमारी, है ना, √2 बराबर किसके मानिए, पी बटे क्यू के। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का है वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, अब वर्ग करो क्या आ जाएगा, 2/पी² बटे में क्यू²। अभी 2 इधर गुणा में इधर आ जाएगी भाग में, तो ये जाएगा क्यू² बटे में पी² बटे में 2। अब अभी हमने देखा कि जब कोई संख्या बटे में तो इसको डिवाइड कर रही होगी, मतलब विभाजित कर रही होगी, तो क्या होगी, 2p² को विभाजित कर रही है, क्या लिखेंगे, इसलिए चूंकि, है ना, 2p² को अब जब 2p² को विभाजित कर रही है तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2p को भी विभाजित करेगी, क्योंकि पिछली थ्योरम में हमने पढ़ा p को भी विभाजित करेगी, को भी ठीक। और जब 2 को p को विभाजित कर रही है तो क्या हो जाएगा, p/2। अब विभाजित करने पे कोई वैल्यू जरूर देगी हमें, तो मान लेंगे कोई वैल्यू c दे रही है, ठीक है, क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना, ठीक, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 2c। और इस p के मान उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ पे p² की जगह, तो क्या हो जाएगा, क्यू² बटे में बराबर में p की जगह 2c² बटे में 2, करो स्क्वायर, क्यू² बराबर 2 दूनी 4c² बटे में 2, 2 दूनी 4। अब देखो इधर c² के गुणा में है तो क्या हो जाएगा, c² बराबर क्यू² बटे में 2। अब देखो इससे क्या देखा हमने कि 2q² को विभाजित कर रही है, तो क्या लिखेंगे, 2q² को ठीक, 2q² को विभाजित करती है, जब 2q² को विभाजित कर रही है तो q को भी विभाजित करेगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2q को विभाजित करेगी।
दो क्यू को भी विभाजित करेगी। तो क्या हो जाएगा कि दो, हाँ लिख दो, पी बटे में दो। अच्छा विभाजित करेगी तो कोई वैल्यू जरूर देगी हमें, मान लेंगे कोई वैल्यू डी मान लो। तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा 2D। अब देखो यहाँ P का एक गुण उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 2, और यहाँ Q का क्या है हमारा 2। देखो P का गुणनखंड 2 भी है और Q का गुणनखंड भी 2 है। अब हमने यहाँ क्या लिखा कि P और Q है भाज्य संख्या, तो ये भाज्य संख्या तो एक और दो से, एक और खुद के अलावा किसी से करते ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो क्या आएगा हमारा 2 2 दोनों में कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए HCF PQ क्या हो जाएगा, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो 2। ठीक, लेकिन अभी हमने क्या देखा वहाँ पे पहले कि HCF हमारा 1 है। तो जो चीज़ हमने मानी वो गलत साबित हो गई, तो क्या हो जाएगा P, Q का एक अन्य, एक का एक अन्य उभयनिष्ठ दो है। ठीक, जब किसी संख्या के एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तो हमने क्या मानी पी क्यू है भाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगी आता है P, Q भाज्य संख्याएं है ना। ठीक, जो ये भाज्य संख्या हो गई तो हमने क्या मानना कि यहाँ है भाज्य संख्या, तो जो हमने चीज मानी थी वो क्या गई हमारी गलत साबित हो गई। तो क्या हो जाएगा, क्या मानी थी हमने, क्या माना था का √2 एक परिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या ना तो क्या होगी अपरिमेय संख्या, तो यहाँ लिख देंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा बोल लो या मानना बोल लो, अवधारणा गलत है। क्या थी हमारी अवधारणा के √2 एक परिमेय संख्या, लेकिन क्या हो जाएगी अब जब परिमेय संख्या नहीं है तो यहाँ लिख दो इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, यही तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिएगा √2 एक अपरिमेय संख्या। देखो ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो क्या करना सिद्ध हमें कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हमने क्या माना, इसका जस्ट उल्टा लेके चलेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, मान लेंगे कि परिमेय संख्या है तो P बटे जो परिमेय संख्या रहती है P बटे Q के रूप में लिखती है, और जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, अब इसे किसी P बटे Q के रूप में जो हम काट पीट कर लिखते हैं तो ये अभाज्य गुणनखंड बचते हैं हमारे, मतलब अभाज्य संख्या। तो P और Q क्या हो जाएंगे अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या का HCF कितना रहता है 1। ठीक, अब ऐसे ही दोनों पक्षों का हमने एक वर्ग किया, फिर आगे ये किया और फिर देखा हमने HCF क्या आ गया दोनों संख्या का 2, क्योंकि इसमें भी 2 आ रहा था P के गुणनखंड में भी, C और Q के गुणनखंड में भी 2 आ रहा था। ठीक, पहले वीडियो को पॉज करो फिर अगला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब उदाहरण है हमारा एक, है ना, तो उदाहरण है हमारा, उदाहरण नंबर है हमारा 5। ये कह रहा सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। जैसे हमने अभी √2 चेक करी, ये सिद्ध करी है ना, तो क्या करेंगे सिद्ध करो
अंडर रूट 2 एक अपरिमेय, अंडर रूट 2 नहीं सॉरी, अंडर रूट 2 तो हमने भी सिद्ध कर दिया ना, तो क्या है अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, तो वही हम इसका अपरिमेय है तो परिमेय मान के चलेंगे, तो क्या कर लेंगे, माना अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये P/Q के रूप में होगी। ठीक, तो P/Q के रूप में होगी तो क्या होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया जो ये क्या होते हैं, P और Q हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड नहीं सॉरी संख्याएं, P, Q अभाज्य। अब अभाज्य संख्या है तो क्या होगा उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, एक। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है तो क्या हो जाएगा, इनका HCF भी एक हो जाएगा हमारा। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि इनका एक अन्य गुणनखंड और सिद्ध करना है, तो जिससे हमारी अवधारणा गलत हो जाए। सॉरी, यहाँ अपरिमेय नहीं परिमेय माननी है, उल्टी लेके चलनी है ना, परिमेय संख्या है। इसलिए HCF P, Q बराबर 1। ठीक, अब क्या मानी थी अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या ना, तो P/Q के रूप में लिख लेंगे। तो ऐसे ही कैंची गुणा कर दो इसे, यहाँ पे Q बराबर हो जाएगा P/√3। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक, अब दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा Q²/P²। और जब वर्ग करेंगे अंडर रूट 3 का तो क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ देखा कि 3 जो है इसके डिवाइड में मतलब भाग में बटे में, तो क्या होगा इसको विभाजित करेगी, तो क्या लिखेंगे यहाँ 3P² को विभाजित करती है। ठीक, P² को विभाजित करती है। और परिमेय थी हमारी कि जो कोई अभाज्य संख्या किसी भी संख्या को स्क्वायर को विभाजित करे तो वो उसको विभाजित करेगी, मतलब 3, इसलिए P को भी और जो 3P को विभाजित कर रही है तो क्या हो जाएगा P/3। अब जो कोई संख्या किसी की संख्या को विभाजित कर दे, कुछ ना कुछ तो आंसर आता ही है हमारा, तो मान लेंगे ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा P/3। ठीक, अब यहाँ रख देंगे P का मान समीकरण 1 में रख दो। रखो, तो क्या आ जाएगा Q² बराबर
पी की जगह है हमारा 3a का स्क्वायर बटे में 3, क्यू स्क्वायर बराबर 9a स्क्वायर बटे में 3। ये कितनी बार कटेगा? 3 बार। अब ये 3 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे में 3। अब देखो यहाँ से क्या पता लग रहा है हमें कि 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगी, तो 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगी तो क्यू को विभाजित करेगी। तीन क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है। ठीक, तो क्यू स्क्वायर कर रही है तो क्यू को करेगी, इसलिए क्यू 3 क्यू को भी विभाजित करेगी। ठीक, जब 3 क्यू को विभाजित करेगी तो क्यू बटे 3 बराबर कोई संख्या जरूर देगी, तो मान लेंगे बी। तो क्या हो जाएगा? क्यू बराबर 3b। तो ये गुणा में है, इनके गुणा में। तो अब देखो p और q में देखें तो p और q का एक 3 और 3, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया, क्या हमारा? 3। और जो किसी संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाता है तो क्या हो जाएगी हमारी? परिमेय संख्या। वो परिमेय नहीं, भाज्य संख्या। अब हमने यहाँ क्या लिखा है? p और q है भाज्य संख्या, लेकिन हमने अभी क्या निकाला कि p और q भाज्य संख्या, तो यहाँ क्या लिख देंगे? p, q का एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड तीन है। ठीक, 3 है तो क्या हो जाएंगे? इसलिए p, q भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, भाज्य संख्या है p और q भाज्य संख्या। अब हमने क्या माना था? p और q है भाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा? अतः हमारा मानना गलत है। हमारा मानना हमने क्या माना था? कि माना था √3 एक परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब ये तो सिद्ध करना पसंद है कि √3 एक अपरिमेय संख्या। नोट करो पहले। अब हमारा अगला उदाहरण है 6, उदाहरण नंबर 6। एक उदाहरण बचा है, उसे करके वीडियो को एंड करते हैं। ठीक, ये कह रहा है दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या।
ठीक, अब इससे थोड़ा सा पहले समझने से पहले थोड़ी सी चीज़ समझो। यहाँ पे जो हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, मतलब आई। ठीक, और जो परिमेय संख्या होती है उन्हें हम इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, मतलब आर। अगर हम परिमेय संख्या में क्या है आई और आर, अपरिमेय और ये क्या हमारा परिमेय। अगर हम अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ें तो क्या आएगा हमारा अपरिमेय संख्या। अगर अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएं तो क्या आ जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। अगर हम परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएं तो क्या आ जाएगा हमारा, तो भी है परिमेय संख्या। ठीक, अब अगर हम अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या गुणा करें, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या गुणा करें तो भी क्या आएगा अपरिमेय संख्या। ठीक, और एक और चीज कि हम अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या गुणा करें तो परिमेय संख्या भी आ सकता है, अपरिमेय संख्या भी, क्या परिमेय संख्या भी आ सके हैं और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। ठीक, तो देखो थोड़ा एक आधा एग्जाम्पल ले लो। जैसे हम ले लें √3 अभी हमने सिद्ध करी अपरिमेय संख्या प्लस 2, तो क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ऐसे ही √3 - 2 ये भी क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अब 2 - √3 ये भी क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अब गुणा करें जैसे 2 गुणा में √3 तो ये भी क्या हमारी अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या की गुण करनी है ना, √3 गुणा में √3 तो क्या हो जाएगी 3। और 3 क्या है हमारी परिमेय संख्या। ठीक, अब हम कहते हैं कि √3 में √2 की गुणा करो, दोनों अपरिमेय संख्या तो क्या हो जाएगी √6, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या। सॉरी, तो ये है थोड़ी सी लिख ली हुई ना। देखो इस क्वेश्चन पाओ तो हम मान लेंगे ना, माना जैसे अपरिमेय तो परिमेय लेके चलेंगे। माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 5 - √3 बराबर P/Q। अब √3 इधर ले जाएंगे और इसे इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5 - P/Q बराबर √3, क्योंकि प्लस का अगली तरफ आ गया माइनस का और ये माइनस का पहली तरफ जाके प्लस का। ठीक, अब देखिए ये क्या हमारी परिमेय संख्या, क्योंकि 5/1 लिख सकते हैं, और ये क्या हमारी परिमेय संख्या, क्या है परिमेय। और ये भी परिमेय। अगर हम परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या मिलेगी हमें परिमेय संख्या मिलेगी, लेकिन क्या है √3 हमारे क्या अभी सिद्ध करी हमने क्या है अपरिमेय। ठीक, अब जब बराबर का चिन्ह लग रहा है ना तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर आ जाए, तो ये तो गलत है हमारा। ठीक, अब गलत क्या है, अब हमने क्या माना ऊपर परिमेय, तो ये चीज गलत है तो वो चीज भी गलत होगी जो ऊपर हमने मानी हमने, तो क्या लिख देंगे अतः 5 - √3 अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब बस यही क्वेश्चन नॉर्मल है तो है ना। ठीक, अब देखो जैसे वो क्वेश्चन आता है वो तो आएगा बड़े लॉन्ग क्वेश्चनों में, जैसे √3 कोई संख्या लग दे दे, √3 बोल दे, √2 बोल दे,
√7 बोल दे, √10 बोल दे, तो सबका करने का तरीका सेम है जैसे √2 और 3 का किया। और ऐसा आ जाए मतलब कोई संख्या जुड़ रही है, गुणा हो रही है, तो वो ऐसे करनी है। तो ये तो छोटा क्वेश्चन है, वो बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन और रहा उसे, और देखो बस उदाहरण कितना हमारा 7, फिर करके वीडियो को खत्म करते हैं। ये कह रहा दर्शाइए कि √3 वो दो, दर्शाइए कि कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हमें √3 सॉरी, तो क्या मान लेंगे 3√2 एक माना है ना, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, और जो परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा 3/3 बराबर P बटे में Q। अब देखो √2 की गुणा में क्या है 3, गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, Q। अब देखेंगे √3 बराबर है P बटे Q, तो नीचे ये परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में लिख रही है ना, और ये क्या है अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में ये सिद्ध करी है ना कि ये क्या है अपरिमेय संख्या। अब देखियो फिर से वही कंडीशन बन गई जैसे इस क्वेश्चन में बनी कि परिमेय संख्या बराबर आ गई अपरिमेय संख्या की। ऐसा क्या हो सकता है कि क्या √3 बराबर आ गई 1√2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो क्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है ना। इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। तो क्या अवधारणा थी हमारी कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, यहाँ लिखना चाहे तो लिख लियो अपरिमेय संख्या यहाँ लिख लो यार, डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक, अब यही तो सिद्ध करवाना कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। और हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब अगली वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए।